नमस्कार। आज 9 अक्टूबर का दिन है भैया। खेत के अंदर हमने पड़ेवा कर दिया है। खेत की जुताई के लिए ट्रैक्टर लेके आ चुके हैं। अब लगभग 2 से 3 दिन के बाद हम इस खेत के अंदर सरसों की बिजाई कर देंगे। लेकिन भैया हम अब की बार एक अलग तरह के एक अनोखा ही काम देख रहे हैं। किसान है ना, वो बहुत ज्यादा हड़बड़ी में बहुत जल्दबाजी के अंदर सरसों की बिजाई कर रहा है। जो और सालों के अंदर 15 अक्टूबर या 20 अक्टूबर सरसों की बिजाई होती थी, उतनी बिजाई तो भैया 10 अक्टूबर तक हो चुकी होगी। आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? क्या जल्दी या अगेती सरसों बोके ही हम अधिकतम उत्पादन ले सकते हैं? तो भैया आप ये मत भूलिए कि पिछले साल सबसे ज्यादा अगर सरसों के अंदर नुकसान हुआ था तो जो 10 अक्टूबर या 10 अक्टूबर से पहले पहले की सरसों की बिजाई हुई थी, उन खेतों में सबसे कम उत्पादन निकला था, क्योंकि उनके अंदर बहुत ज्यादा पाड़ा और सर्दी का नुकसान हुआ था। तो भैया अगर आपके दिमाग में ये बात चल रही है कि भाई मैं सबसे पहले सरसों की बिजाई कर लूंगा तो सबसे ज्यादा उत्पादन निकाल लूंगा, तो ये गलत है। अभी तक हमने सरसों के ऊपर 2 वीडियो अपलोड की। एक में बताया था कि पिछले साल सबसे ज्यादा किस वैरायटी ने सरसों का उत्पादन दिया। दूसरा वीडियो जो अभी हाल ही में हमने अपलोड किया था, सरसों की बिजाई करने से पहले बेसल डोज में हमें कौन कौन से खाद देने चाहिए जिससे एक तो ज्यादा उत्पादन निकले और साथ ही सरसों के अंदर तेल मात्रा भी ज्यादा से ज्यादा निकले। आज इस वीडियो के अंदर हम बहुत सी इंपॉर्टेंट जानकारियां देंगे, जैसे कि सरसों को हम कब तक बो सकते हैं, अधिकतम उत्पादन के लिए सरसों की बिजाई का सही समय कब तक है। दूसरा, बेसल डोज में जो हमने खाद दिए हैं या देने जा रहे हैं, उनका 100% रिजल्ट कैसे है। अधिकतर देश के अंदर हमारे किसान क्या करते हैं, वो खाद दे तो देते हैं लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि भैया उन खादों का हमें हमारी फसल को बराबर रिजल्ट मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। तीसरी बात करेंगे भैया, बिजाई से पहले खरपतवारों को किस तरह से नियंत्रित करें, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और चौथी बात हम करेंगे भैया, सरसों की बिजाई का सबसे बढ़िया विधि, सबसे बढ़िया मेथड कौन सा है। इसके अलावा हम 5वीं बात करेंगे भैया, हमारी सरसों में आगे चलकर व्हाइट रस्ट वाली प्रॉब्लम ना आए, तना गलन वाली समस्या ना आए, उसके लिए हमें बिजाई करते वक्त कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए और बीज उपचार में हमें कौन से फंजीसाइड लेने चाहिए ताकि हमें सरसों के अंदर उसके बढ़िया रिजल्ट आगे चलकर दिखाई दे। तो नमस्कार, मैं इंद्रपाल और आप देख रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय फार्मिंग यूट्यूब चैनल देश की जान हमारे किसान। अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप लोगों से निवेदन है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों को खेती बाड़ी से जुड़ी हुई सभी जानकारियां समय समय पर मुहैया कराई जाएगी वीडियो के माध्यम से। भाइयों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता देता हूं कि देखिए, सरसों की बिजाई का सही समय आपके एरिया के टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। अभी भी अगर अपन बात करें, उत्तर भारत में लगभग 35-36 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है भैया, और ये जो तापमान है सरसों बिजाई का अनुकूल तापमान नहीं है। अगर वैज्ञानिक विधि से सरसों की बिजाई की बात की जाए तो लगभग 30 से 32 डिग्री टेम्परेचर जब आपके एरिया में आ जाए, उस टाइम पर आप सरसों की बिजाई कर सकते हो। दूसरा, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि पिछले साल सबसे ज्यादा उन खेतों का अंदर पाड़े का नुकसान हुआ था जिन खेतों में 10-12 अक्टूबर से पहले पहले सरसों की बिजाई हुई थी। भैया अगर आपके एरिया में पाड़ा जमा था तो आप एक बार दोबारा से वापस जाकर रिपीट करिए अपने दिमाग को और सोचिए कि जिन खेतों के अंदर 10-12 अक्टूबर से पहले पहले सरसों की बिजाई हुई थी उनका क्या हश्र हुआ था। तो भाई अगर डेट के हिसाब से बात करें तो मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों से बताया था 5 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर के बीच में अगेती बुआई का सही समय है। इस टाइम पर बोई हुई सरसों, अगर आपके एरिया का उस टाइम पर टेम्परेचर 30-32 डिग्री हो जाता है तो किसी भी दिन आप बो सकते हो। इन 15 दिनों के अंदर तो आपकी फसल है वो अगेती ही मानी जाएगी, उसका उत्पादन बढ़िया निकलेगा। फिर बात करते हैं भैया 20 अक्टूबर से लेके और 30-31 अक्टूबर के बीच के जो ये 10 दिन है, इनके अंदर अगर अपन सरसों की बिजाई करते हैं तो क्या उत्पादन कम निकलेगा? तो बिल्कुल नहीं निकलेगा भाई। उसके अंदर आप थोड़ी सी खाद की मात्रा बढ़ा दीजिए और जो रही बात बीज की, तो उसके अंदर थोड़ी सी बीज मात्रा बढ़ा दीजिए। अब बात करते हैं भैया सरसों का अधिकतम उत्पादन लेने के लिए बेसल डोज के अंदर जो हम खाद डालते हैं, जो मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों से बताया था, एक बार फिर दोबारा दोहरा देता हूं भैया। सिंगल सुपर फास्फेट, DAP, पोटास, यूरिया, सल्फर, ये जो खादें हमने दिए हैं बेसल डोज में या आगे अपन देने वाले हैं, तो इनका 100% रिजल्ट किस तरह से ले। तो भाई अक्सर किसान क्या करता है कि वो अपने खेतों में यूं छिटक देता है खादों को। अब छिटकने के बाद फिर वो खेत के अंदर या तो रोटावेटर निकाल देता है या फिर कल्टीवेटर निकाल के पाटा लगा देता है, फिर उसके ऊपर सरसों की बिजाई कर देता है। भाई जो इस तरह इस मेथड से आप सरसों के अंदर खाद डाल रहे हो ना, उनके 100% आप कभी भी रिजल्ट नहीं ले सकते। आप अगर इन खादों को मशीन से बोओगे, जमीन की ऊपरी सतह से अगर वो 6 इंच या 1 फीट नीचे चले जाएंगे खाद आपके, तो जब आप सरसों की बिजाई करोगे, तो सरसों की बिजाई अगर आप मशीन से करते हो, सीड ड्रिल मशीन से, तो आप लोगों को पता है भैया उसके अंदर जमीन की ऊपरी सतह से लगभग 6-7 इंच नीचे हमारा जो पौधा है ना वो होता है। और सीड ड्रिल मशीन से ना उसके अंदर साइड में मेड़ बन जाते हैं।
अगर अपन ऊपर से खाद दिए होंगे तो उस मेड़ के ऊपर वो खाद आ जाएंगे। हमारी जो सरसों का बीज है या हमारे जो सरसों का पौधा होगा वो जमीन की ऊपरी सतह से उस मेड़ से लगभग 6 इंच नीचे होगा, और जब उसकी जड़ जाएगी तो और नीचे तक चली जाएगी, तो वहां पर उसको खाद मिलेंगे ही नहीं। तो भैया आपकी बहुत बड़ी गलती है कि आप ऊपर से फेंक रहे हो। आप कोशिश कीजिए मशीन से बोइए। फिर जैसे ही सरसों का पौधा जर्मिनेट होगा तो उसको शुरुआत से ही वो खाद मिलने स्टार्ट हो जाएंगे और पौधे की जो जड़ें हैं ना वो नीचे की तरफ जाती रहेगी। तो 100% रिजल्ट लेने के लिए अपन को ये करना है। अब बात करते हैं अगले और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। तो बहुत से खेतों में हम देखते हैं कि भाई खरपतवार है ना बहुत ज्यादा निकल आते हैं, बथुआ है या फिर प्याजा है, इस तरह के बहुत से और खरपतवार होते हैं। और फिर क्या होता है, सरसों के जो पौधे हैं ना बिल्कुल वो पतले पतले रह जाते हैं, उनको जो तना है। तो भाई उस समस्या से निजात पाने के लिए अपन को क्या करना है, अगर हमने अपने खेत में पलेवा क्या है तो हमारी जमीन के अंदर बिल्कुल नमी होगी। तो हम जब अपने खेत में बेसल डोज डालने जा रहे हैं, खाद बोने जा रहे हैं, उस टाइम पर अपन को जो ये खाद मैंने अभी बताया आप लोगों से, उनके अंदर आपको पेंडामेथिलिन 1 लीटर पर एकड़ के हिसाब से मिला लेना है। उन खादों को आप जब जमीन में मशीन से बोओगे तो उसमें से कुछ खाद आप बाहर रख लीजिए, या फिर आप मिट्टी ले लीजिए, बजरी ले लीजिए, उसके अंदर पेंडामेथिलिन मिला लीजिए। फिर अपने खेत के अंदर आप ऊपर से बुरकाव कर दीजिए, फिर खेत की जुताई कर दीजिए। उसके अंदर आपके खेतों में अगर नमी होगी तो पूरे खेत में एक लेयर बन जाएगी जो हमने पेंडामेथिलिन डाली। दूसरा, हम जब पड़ेवा करते हैं तो पड़ेवा करने के बाद हम ऊपर से स्प्रे कर सकते हैं पेंडामेथिलिन की। अगर आप इस तरह भी काम करोगे फिर उसके बाद जुताई करोगे तो जो पेंडामेथिलिन है वो पूरे खेत के अंदर एक लेयर बना लेगी। भैया ये 2 तरीके हैं पेंडामेथिलिन डालने से। इससे क्या होगा, आपके खेतों के अंदर खरपतवार है वो निकलेंगे ही नहीं। फिर बात आती है भैया बिजाई की। यार बिजाई किस तरह से करें, कौन से मेथड से करें। एक अच्छा मेथड, एक बढ़िया उत्पादन की गारंटी होती है। हमारे देश में 2 मेथड से सरसों की बिजाई होती है। एक तो होती है भैया छिटक विधि से, यूं ही हाथों से यूं ही छिटक दी जाती है, ऊपर से रोटावेटर चला दिया जाता है या फिर कल्टीवेटर चला के ऊपर से पाटर लगा दिया जाता है। दूसरा होता है भैया सीड ड्रिल मशीन से, और हम करते हैं सीड ड्रिल मशीन से बिजाई। अब इनके अंदर फर्क क्या होता है, देखिए अगर आप छिटक विधि से सरसों की बिजाई कर रहे हो तो उसके अंदर जो बीज हैं, जो सरसों के दाने हैं, वो एक तो आपको ज्यादा डालने पड़ेगा, मतलब सीड रेट आपको ज्यादा पर एकड़ के हिसाब से रखना होगा। दूसरा, जब आपकी फसल बड़ी हो जाएगी और उसके अंदर जब वजन आ जाएगा, जैसे फड़ियां बन जाएंगी, फूल बन जाएगा, तो पौधा एक साइड में झुक जाता है। अगर उस टाइम पर मौसम खराब हो गया, आंधी आ गई, तूफान आ गई, बरसात आ गई, तो बहुत से खेतों में हमने देखा कि पूरी की पूरी फसल नीचे जमीन में लेट जाती, गिर जाती है। तो भाइयों इससे बचने के लिए अपन को सीड ड्रिल मशीन से सरसों की बिजाई करनी चाहिए। उसके अंदर पौधे से पौधे की दूरी है वो बराबर होती है, और एक रो से दूसरे रो की दूरी है वो भी बराबर होती है। इसके अलावा उसमें जब अपन सिंचाई करते हैं तो सिंचाई में भी दिक्कत नहीं आती, बहुत आसानी से सिंचाई हो जाती है। उसके अंदर जो खाड़ियां बनी हुई होती है। फिर बात करते हैं भैया बहुत ही अहम और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, कि यार आगे चलकर जब हमारी फसलों के अंदर जो व्हाइट रस्ट वाली प्रॉब्लम आती है ना, तना गलन वाली, उसको हम सरसों की बिजाई करते वक्त किस तरह से कंट्रोल कर लें ताकि आगे जाके समस्या हमें दिखाई ना दे। तो भैया जब आप सरसों की बिजाई कर रहे हो, चाहे आपके पास सरसों का घर वाला बीज हो या आप बाजार से लेकर आए हो, तो देख लीजिए अगर बाजार से लेकर आए हो वो बीज सीड ट्रीट है कि नहीं, मतलब वो उपचारित है या नहीं है। अगर नहीं है तो भैया उसको आप उपचारित कर लीजिए, और घर वाला जो बीज है वो तो आपको डेफिनेटली करना ही करना है। बीज उपचारित करने में आपको 2 तरह के टेक्निकल चाहिए, एक तो इंसेक्टिसाइड और एक होगा फंजीसाइड। अब इंसेक्टिसाइड में आप या तो ले लीजिए थायोमेथोक्सोम या फिर आप इमिडाक्लोरोपिड जो गाउचो के नाम से आता है, बहुत शानदार उसके रिजल्ट होते हैं। और फिर बात करते हैं फफूंदनाशक, और फफूंदनाशक बहुत जरूरी है क्योंकि यही रोकेगा भैया व्हाइट रस्ट की बीमारी को। फफूंदनाशक में आप ले लीजिए या तो कार्बेंडिजम जो बाउस्टीन के नाम से आता है, या आप मैनकोजेब ले लीजिए, थिरम ले लीजिए, कैप्टान ले लीजिए, और भी बहुत सी कंपनियों के नए नए एडवांस टेक्निकल आ रहे हैं भैया सीड ट्रीटमेंट के। उनको लेके आप और अपने बीज को सीड ट्रीट कर लीजिए बुआई से पहले, फिर आप अपने बीज की बिजाई कीजिए। उससे ना आप समझ लीजिए 2 तरह की समस्याओं से आपने निजात मिल गई शुरू में। एक तो जब हमारे बीज जर्मिनेट हो जाते हैं शुरुआती चरण में, तो अपन देख रहे होते हैं कि यार बीज जाम तो गए लेकिन पौधा जामने के बाद खत्म हो रहा है, वो सूख रहा है, मतलब वो मर रहा है पौधा। तो हमने अगर ये दोनों तरह से अपने बीज को सीड ट्रीट किया होगा तो हमारे खेतों में अगर कोई इंसेक्ट होंगे तो भी वो खत्म हो जाएंगे नीचे। दूसरा, हमारे खेत में अगर फंगस होगी, कई दफा क्या होता है कि खेतों में ज्यादा नमी की वजह से फंगस बढ़ जाती है, तो फंगस से भी हमारी फसल बची रहेगी। तो भाई ये काम अभी आप कर लीजिए, फिर देखिए आपके सरसों का उत्पादन अब की बार ज्यादा से कहीं ज्यादा निकलेगा। धन्यवाद।